नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं। मुल्क में जिस तरह से एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है, बात चाहे अदम रवादारी की हो, मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारियों की हो, या फिर आज जिस तरह से लोकसभा में जय श्री राम के नारे लगे, या फिर बाबरी मस्जिद को लेकर एक तरह से फिर से इशू छेड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक मखसूस तबके में इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर एक तरह का खौफ और डर देखा जा रहा है। आज पूरे इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। बिल्कुल, मुल्क में इन दिनों समाज के एक मखसूस तबके में डर और खौफ का माहौल है, या यूं कहें कि मुल्क के भाईचारे और इत्तेहाद को खतरा दरपेश है। पिछले दिनों मुल्क में पाई जा रही अदम रवादारी और बेचैनी पर काफी बहस हुई। यह सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि मुल्क के एक मखसूस तबके के लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हालिया दिनों में मुल्क में दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ अजला से ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कभी अलकायदा से रवाबित रखने, कभी ISIS, लश्कर तैयबा, हुजी और इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक के शुबे में ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और अब राम मंदिर की तामीर को लेकर मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब अयोध्या से खबर आई कि मंदिर बनाने के लिए पत्थर भी अयोध्या लाए जा रहे हैं। खैर, बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ही इस पर फैसला करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार मुख्तलिफ इश्यूज के जरिए समाज के एक मखसूस तबके को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? दहशतगर्दी के नाम पर एक मखसूस तबके के बेगुनाह लड़कों को पकड़कर उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचाने के पीछे आखिर कौन लोग कारफरमा है? ये ऐसे सवालात हैं जो मुल्क के आम लोगों के जहनों में रह रहकर उठते हैं। मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर शहरी चाहता है कि मुल्क से गद्दारी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस किसी भी शख्स को बख्शा न जाए और ऐसे अनासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इन गिरफ्तारियों की आड़ में बहुत से बेकसूर नौजवान भी पकड़े जाते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मजबूत लाहिए अमल की जरूरत नहीं है कि कसूरवार ही पकड़े जाएं और बेकसूर को उसकी सजा भुगतना ना पड़े? चूंकि इस मसले ने समाज के एक मखसूस तबके को सोचने पर मजबूर कर दिया है, इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से मुल्क के इत्तेहाद, भाईचारे और एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे सियासत या सोची समझी साजिश तो काम नहीं कर रही है। इन्हीं तमाम खदशात के पेश नजर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से फिरकावाराना दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम के तहत मुनक्किद की गई रैली में मुल्क भर से तकरीबन 5000 पार्टी कारकुनान और दीगर लोग शामिल हुए। SDPI के कौमी ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुल्क में जारी फिरकावाराना दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त कदम इसके खिलाफ उठाए जाएं। तो बिग बुलेटिन में आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे कि आखिर फिरकावाराना दहशतगर्दी को लेकर किसी तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। आप तरक्की की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब कम्युनल टेररिज्म की बात होती है तो उस पर आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं, उस पर सख्ती क्यों नहीं की जाती है। हालिया दिनों अगर देखा जाए, अदम रवादारी का मसला चला और उसके बाद कई तरह के इश्यूज सामने आए। दहशतगर्दी के नाम पर एक मखसूस तबके के नौजवानों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है लगातार जारी है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और उसके बाद आज जिस तरह से लोकसभा में जय श्री राम के नारे लगे, क्या जमहूरियत के साथ ये एक तरह का खिलवाड़ नहीं है? इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, क्योंकि कई तरह के सवालात हैं जो एक आम शहरी के मन में और दिमाग में रह रहकर उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिर जो खौफ के बादल हैं एक मखसूस तबके के ऊपर, ये बादल आखिर कब छटेंगे, ये बादल कब साफ होंगे? जिस तरह से खौफ का माहौल एक तरह से बना हुआ है और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह भी उठता है, चाहे वो दादरी का मामला हो, चाहे वो हरियाणा के
दलितों को जलाने का मामला हो, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर अकलियतों पर यह दायरा जो तंग हो रहा है, यह कब तक ऐसा होता रहेगा? मुल्क के भाईचारे पर आखिर कौन लोग हैं जो बुरी नजर लगाए हुए हैं? सवाल यह भी उठता है कि शीरो शकर बनकर रहने वाले हिंदू मुसलमान, इनकी एकता की मिसाल दी जाती थी, कसरत में वहदत की मिसाल दी जाती थी, हिंदू मुस्लिम एकता पर आखिर गहन क्यों लग रहा है? मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आखिर किससे खतरा है और यह खतरा आखिर क्यों पैदा हो रहा है? इन तमाम सवालों पर सोचने की जरूरत है। आज अपने बिग बुलेटिन में हम इन तमाम सवालात के जवाब टटोलने की और उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इसके पीछे कौन से लोग कारफरमा हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें और कौन से अनासिर कारफरमा हैं। इन तमाम इश्यूज को टटोलने की कोशिश करेंगे आज इस बिग बुलेटिन के जरिए। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इंतखाबात का दौर है, जाहिर सी बात है कि बिहार इंतखाबात के बाद मगरबी बंगाल की बारी है, आसाम की बारी है और उसके बाद फिर यूपी के, उत्तर प्रदेश के बहुत अहम इंतखाबात होने वाले हैं। कहीं इंतखाबात के चलते इस तरह की गंदी सियासत का खेल तो नहीं खेला जा रहा है जिस तरह से अयोध्या, मुतनाजा अयोध्या का जो मुतनाजा पूरा मामला है, उसका जिन एक तरह से फिर से बोतल से निकल आया है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि आखिर फिरकावाराना दहशतगर्दी को लेकर मुल्क में जिस तरह की बेचैनी पाई जा रही है, इस पर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ कमाल फारूकी जी, जो कि समाजी कारकुन हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजय श्रीवास्तव जी तर्जुमान हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के, हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। इलियास मोहम्मद तांबे जी जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और शरफुद्दीन साहब एडवोकेट हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि मुल्क में एक तरह से बेचैनी का सा माहौल बना हुआ है और अब तो कुछ तंजीमें इसको जाहिर भी करने लगी हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक रैली भी मुनज्जम की और एक बड़ा मुजाहरा किया। कैसे देखते हैं मुल्क के मौजूदा हालात, कमाल साहब? मुल्क के मौजूदा हालात, जैसे आपने खुद ही अपने बुलेटिन के अंदर पूरी डिटेल्स दी हैं, बहुत ही नागुफ्तबे हैं। और जो माहौल एक ऐसा क्रिएट किया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर जिसमें लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, अपनी आवाज उठाने की बात न की जाए और उसमें किसी को न बख्शा जाए। अब चाहे कितना ही कोई बड़ा आदमी हो, अगर वो अपने जज्बात की अक्कासी, अपने अवार्ड्स को वापस कर रहा है तो उसके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम और लाछन लगाए जा रहे हैं। खुद मुझे जो संघ परिवार की जो तंजीमें हैं, झेली तंजीमें हैं, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो और बाकी और तमाम जमातें हैं, वो अपना काम अलग अलग तरीके से करती रहती हैं और टेलीविजन में, मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर और लोगों के दरमियान में जाकर जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो एसडीपीआई ने बिल्कुल सही इशू को रेज किया है और आज जो उनकी जो पूरी रैली हमने देखी, जैसे आप दिखला रहे हैं अभी, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि, और दूर दूर से सुना है, लोग बाग उसके अंदर तशरीफ लाए थे। तो ये एक बेचैनी है जो सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही नहीं है, बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं और जो कमजोर तबके के लोग बाग हैं, वो बराबर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मुल्क का माहौल बहुत तेजी से खराब हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आज ही देख लीजिए आपके अखबारात के अंदर बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर फिर दोबारा एक गरमाने की कोशिश की गई, जिसकी कतन कोई जरूरत है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता वहां। फिर ये हवा क्यों गर्म की जा रही है और क्यों वहां की जो लोकल भी जो समाजवादी पार्टी है वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपस में नूरा कुश्ती है और फिर दोबारा माहौल गर्म करने के बाद मुसलमानों को डर और खौफ बताकर बाबरी मस्जिद का बहाना दिखलाकर, हालांकि बाबरी मस्जिद के मामले के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अब रोल नहीं प्ले कर सकती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब तक नहीं आएगा उसके अंदर एक ईंट नहीं लगाई जा सकती। उसके बावजूद माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कमाल फारूकी साहब, कौन लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता देखना नहीं चाहते? कौन लोग हैं ये लोग?
यकीनी बात है, मसीह के संघ परिवार के लोग बाग हैं, वो लोग हैं जो कि हिटलर को अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों के अंदर बाकायदा पसंद करते हैं, जो मुसलमानों के वजूद से ही डर लगता है, जो जो जिनके जो अच्छी पोजीशंस पे जो पहुंचा दिए गए हैं, गवर्नर बना दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बना दिए गए हैं, और वो अभी भी भाषा और जुबान वही बोल रहे हैं जो कि संघ प्रचारक के तौर पर बोली जाए। और ये सबसे बड़ी तकलीफ दे वाली बात यह है कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इत्तेफाक से मसीह के हुकूमत बना रही है और अच्छी मेजोरिटी है। तो ये कोई आरएसएस की कोई जेली पार्टी तो है नहीं, मसीह के वो कोई आरएसएस तो इलेक्शन लड़ी नहीं है। अब हमारे सारे मंत्री जो हैं वो चाहे महाराष्ट्र असेंबली के हों, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो बाकायदा देने जा रहे हैं, अपने अकाउंटेबिलिटी बतलाने जा रहे हैं आरएसएस की। तो ये तो बहुत खतरनाक एक मौसी के पहल है जिसकी हमको सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। या तो आरएसएस इलेक्शन लड़े अगर उसके अंदर हिम्मत है, और अगर इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो इस तरह से मदाखलत न करे, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाकर उनसे हिसाब फहमी न करे। कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है और इससे मैसेज भी बहुत गलत जा रहा है। जी बिल्कुल। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। संजय जी, कमाल फारूकी साहब के इस बयान से जो रिएक्शन उन्होंने मेरे सवालों पर दिया है, कितने सहमत हैं आप? नूरा कुश्ती चल रही है मुल्क में, एक तरह से जो एक मखसूस तबका है उसे डराने और उसके अंदर खौफ पैदा करने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस चर्चा में जिस तरीके से चर्चा प्रारंभ हुई और कमाल साहब ने जिस तरह से विषय को रखा है, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कमाल साहब जैसी सोच जो कि सामने आ रही है, शायद यही कारण है कि लोगों में एक अविश्वास के भाव पड़ रहे हैं। मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि इनके तत्काल बयान से मैं कोई बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आरएसएस का विषय है, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं। जब ये मानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा अलग होता है, एक मातृ संस्था एक अलग प्रकार के सामाजिक कामों को लेकर आरएसएस काम करती है, दूसरी ओर ऐसे ही लोग हैं, कमाल साहब जैसे लोग बैठे हैं और भी लोग हैं जो इस तरह के का बयान देकर उस आरएसएस के कामों को बीजेपी की सरकार से जोड़ने का प्रयास करके, और जिस तरीके से राज्यपाल जैसे जो संवैधानिक पद हैं उस पर भी टिप्पणी करने से नहीं बचते। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कारण है कि लोगों में एक फ्रैक्शन बनने का कारण, एक अविश्वास की भावना जो पैदा होती है, शायद यहीं से इन सब चीजों को बंद करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि यदि इस देश की आजादी हुई है, यदि मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा, देश की आजादी किन परिस्थितियों में हुई, कौन सी पार्टी सामने आई, किनके कारणों से देश का विभाजन हुआ, वहां से प्रारंभ करूंगा तो शायद जवाब देने में सामने वालों को तकलीफ होगी। बिल्कुल, देखिए जी, बिल्कुल संजय जी, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जिस तरह की एक मखसूस तबके में बेचैनी देखी जा रही है, नहीं, जिस तरीके से मैंने कहा कि अब अयोध्या के राम मंदिर को, क्या शायद कमाल साहब को याद नहीं है कि आजम जी ने उत्तर प्रदेश में बैठकर जिस तरीके की बात कही कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, शायद उसका उल्लेख भी आज चर्चा में करते तो मुझे प्रसन्नता होती। शायद उन्होंने इस बात को सुना या देखा नहीं है। लेकिन आज यदि मैं कश्मीर की बात करूं और आपने जिस विषय को रखा, मैं उस पर सीधे तौर पर आता हूं। मैं एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी भी एजेंसी के माध्यम से, किसी भी सरकारों के माध्यम से इस प्रकार के काम यदि होते हैं, निश्चित रूप से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। आईएस जिस तरीके से कर रहा है, मुजाहिद जिस तरीके से, अलकायदा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन बेरोजगार नवयुवकों को जोड़कर आतंक की ओर ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर रोक लगना चाहिए। और मेरा यह स्पष्ट मानना है, हमारी सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश के अंदर में सरकार है, मेरा यह मानना है कि इन सब कामों में कोई भी बेगुनाह युवक, वो चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो सकता है, इस किसी भी बेगुनाह के ऊपर में इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई के हमारे साथ इलियास मोहम्मद तांबे जी जुड़े हुए। इलियास साहब, जैसा कि मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर, बेचैनी को लेकर आज दिल्ली में आप लोगों ने बड़ी रैली की, किस तरह के हालात मुल्क के आप लोग देखते हैं जिसे लेकर आप लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्योंकि देश में सांप्रदायिक ताकतें और सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया भर में हर रियासत में देखिए कोई ना कोई मुद्दा उठाकर मुसलमान और ईसाइयों के ऊपर हर टाइम में भी, हर जगह में भी इन लोग अटैक कर रहे हैं लव जिहाद के नाम पर। ये पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा है लव जिहाद के नाम पर और फोर्सफुल कन्वर्शन के नाम पर, पॉपुलेशन के ग्रोथ के नाम पर, बीफ इश्यू के नाम पर। ये इनको एक ही है, ये पोलराइज करने का और हिंदू लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी फैलाने का एक कोशिश करके उनके वोट लेकर सत्ता में बैठने के लिए कहीं ना कहीं हरकत कर रहे हैं। लेकिन इनका हरकत की वजह से हमारे देश के अंदर
बहुत सारा इनसिक्योरिटी का एक माहौल बन रहा है। देश के हर लोग भी इनके बारे में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देश के बिल्कुल, अंदर हर लेकिन जगह में इलियास जी, हमारे को संजय बहुत जी का अच्छा जैसे response कहना था कि उनकी या फिर कोई ये नहीं चाहता है कि भाई दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह लोग पकड़े जाएं, कोई ये नहीं चाहता है। अगर पकड़ धकड़ चल रही है और उसमें किसी तरह की तशवीश है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि उसमें बेगुनाह लोग पकड़े जाएं और उन्हें सजा हो। लेकिन आज का इंडिया का जेल के अंदर देखिए हजारों लोग, जो इनोसेंट लोग आज के जेल के अंदर जी कमाल साहब आ रहे हैं आपके पास जी। जो बिल्कुल जी आज देखिए, आज मालेगांव ब्लास्ट के बारे में देखिए, और जितना समझौता एक्सप्रेस के बारे में देखिए, और बहुत सारे इधर एक्सप्लोजन जो हुआ था जी, इसके नाम पर यूएपीए के कानून के तहत कर और टाड़ा के ये नाम कर बहुत सारे मुसलमानों के अंदर जेल में डाले हैं, और बहुत सारे लोगों को 10 साल के बाद 11 साल के बाद बाहर भी भेजे हैं। इन लोग इनोसेंट बोलकर साबित होकर भेजे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक क्लियर कट एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इधर कानून लागू करने के टाइम में ये मत के आधार पर किसी को भी इस तरह का देखना नहीं चाहिए। सबको भी एक ही तरह कानून बिल्कुल हम लोग लागू करने के लिए हमारे देश के अंदर कोशिश जी। कमाल फारूकी जी, आपको ये रिएक्शन देना चाह रहे थे जी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे आपके इसी पॉइंट को मैं जरा रिजॉइंडर देना चाह रहा हूं बिल्कुल कि जो टेररिज्म जो है वो मुल्क के लिए यकीनी तौर पे बहुत तकलीफदेह चीज है और हमें उसका सबका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर उसके अंदर कोई बेगुनाह आदमी को पुलिस या ऑफिसर्स या आईबी के लोग बाग अगर नाजायज तरीके से उनको पकड़कर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या मुझको एक ऑफिसर ऐसा बतला सकते हैं, जबकि मेरे पास और आपके पास सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग बाग 15-15, 20-20 साल जेलों में रहने के बाद हाई कोर्ट ने उनको बिल्कुल बेगुनाह साबित किया और पुलिस की उसके अंदर सख्त सजिश भी की, लेकिन किसी ऑफिसर को क्या उसके अंदर वो लगी, कोई उसको गिरफ्तार किया गया। बल्कि एक बात ये भी हुई कि जब बिल्कुल जो बॉम्बे की जो मशहूर केस था जिसमें हमारे अमित शाह साहब भी इन्वॉल्व थे, ईशा जहां केस के अंदर, जब सीबीआई के 2 ऑफिसर्स को बुलाने की कोशिश की गई तो किसी पार्टी को उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, उनको प्रमोशन भी दे दिया गया। हालांकि अगर उनकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती, कौन जानता है कि मौसे केस में सारे के सारे लोग भागे। तो हम ये कहते हैं कि आप मुजरिम को छोड़िए मत, लेकिन जो बेगुनाह आदमी को अगर आप मुजरिम बनाते हैं तो उस ऑफिसर को भी मत छोड़िए, उसके साथ भी वही हशर कीजिए जो एक मुजरिम के साथ में करते हैं। बिल्कुल। शरफुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, उनसे कानूनी पहलू समझ लेते हैं। शरफुद्दीन साहब, मुल्क में जिस तरह से पहले भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अगर हालिया दिनों देखी जाए तो कई मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया है दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने के शुबे में। सवाल यह उठता है कि जो लोग बेगुनाह होते हैं और उनकी एक लंबी एक जिंदगी जो है, एक जो अच्छा उनकी जो एक अच्छी उम्र होती है वो जेलों में कट जाती है और बेगुनाह साबित होकर जब वो बाहर निकलते हैं, ऐसे में अगर कानूनी पहलू की हम बात करें तो उसे कैसे आप देखते हैं शरफुद्दीन साहब? देखिए, ये जो गिरफ्तारियां होती हैं इसमें मुकदमा चलने में कई साल गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो उनका इक्वेटल होता है तब तक उनकी प्राइम लाइफ ख़त्म हो जाती है जी। हर मुल्क में ये कानून है कि अगर बेगुनाह को पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा तो उसके बाद उस ऑफिसर पे भी मुकदमा चलेगा, उसे भी सज़ा दी जाएगी और उससे उसका अजाला किया जाएगा, उससे उसका तलाफ़ी करवाई जाएगी, उसकी तनख्वाह से पैसे लिए जाएंगे। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तादाद में इतना बड़ा बड़ा ज़ख़ीरा दिखा देते हैं कि इतने ऑटोमेटिक वेपन्स हासिल हुए, इतना RDX हासिल हुआ और उसके बाद ये सब हथियार लगा के जेल में बंद कर देते हैं। वो जेल में बंद होने के बाद जब छूटते हैं उस वक्त तक उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद उन ऑफिसर्स पर कोई मुकदमा नहीं चलता। असल में मुल्क में कानून में भी कमी है और दूसरी बात ये हमारी जानकारी की भी कमी है, क्योंकि उसके बाद इतनी वुसअत नहीं रह जाती है जो आदमी 14-18 साल जेल में रहता है कि वो इसके सिलसिले में कोई और दूसरा मुकदमा कर पाए। इस तरह से ये लोग जो झूठे मुकदमे कायम करते हैं उनका वो बचते चले जाते हैं। मुल्क में इस तरह की एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है
कि अगर इनोसेंट्स को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं तो फिर उस ऑफिसर ने जिसने ये दिखाई है भाई कहीं ना कहीं से वो हथियार आए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स आए हैं और वो जखीरा आया है आरडीएक्स का और दूसरी चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं से तो वो ऐसे ही छूट जाता है और ये जखीरा लगाते चले जाते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से ये कहाँ से लाते हैं, इनका सोर्स क्या है, वो कौन शख्स है, जैसा कि आपने बताया। और बहुत पहले से बात चल रही कि मुल्क में ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए और ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो बेगुनाहों को घसीटकर जेलों में पहुंचाते हैं। क्योंकि कमाल फारूकी साहब को शायद जाना है, वो अब हमारे साथ बहुत देर जुड़े नहीं रह सकते। छोटा सा ब्रेक लेंगे। कमाल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा मामले पर हवा देने की क्यों कोशिश की जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर आएंगे। तो बिग बुलेटिन में आज इश्यू यही है कि आखिर मुल्क में जिस तरह की बेचैनी का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आखिर इससे निपटा कैसे जाए और आखिर वो कौन से अनासिर हैं जो मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं देखना चाहते, जो मुल्क में आपसी भाईचारा और इत्तेहाद नहीं देखना चाहते। आज इसी पूरे इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। इलियास मोहम्मद तामिर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से आज मुतनाज़ा बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर आज फिर से उसे हवा देने की कोशिश की गई, मुल्क के एक तरफ ऐसे हालात और इन हालात के बीच बाबरी मस्जिद तनाज़े को हवा देने की कोशिश कैसे देखते हैं इलियास जी आप? ये तो आरएसएस का एक क्लियर एक कम्युनल एजेंडा है। इंडिया में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 1925 से कोशिश जारी है। उसका एक पार्ट ऑफ आरएसएस एजेंडा है बाबरी मस्जिद का एक इश्यू बनाकर लोगों के बीच में नफरत फैलाकर एक क्लियर डिवीजन बनाने के बाद एक विशियस पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एक बाबरी मस्जिद को मुद्दा उठाया है। तो इसका फायदा डायरेक्टली पॉलिटिकल विंग आरएसएस का बीजेपी को मिल रहा है। तो इसको जिंदा करने के लिए, जिंदा जारी रखने के लिए हमेशा ये लोगों के बीच में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो इश्यू हमेशा जिंदा रखता है। देखिए ये विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार किसी एक संगठन को ये हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कोई एहतराम नहीं है। अगर एहतराम है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अभी भी केस पेंडिंग है। ये रखते हुए इन लोग क्यों इस तरह का हरकत करते हैं? ये हमारे देश का हर एक नागरिक को इसका एक जानकारी सबको भी इसके बारे में है। बिल्कुल। संजय जी क्या कहेंगे? यही इल्जाम लगता है कि जब बाबरी मस्जिद या मंदिर के इशू को बढ़ावा दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि सियासत चमकाने के लिए इस तरह के इश्यूज को हवा दी जाती है। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासत चमकाने के लिए इस तरह का एक आरएसएस और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं। इसको देश भर में इलियास जी, ये सवाल संजय जी से था, आपके पास आएंगे। संजय जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या और राम मंदिर का जो विषय है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ही आप सब लोगों को जानकारी में आया है लगता है। शायद आपको जानकारी नहीं है कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही उस अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाया गया था। वहां पर तमाम प्रकार की जो कार्रवाइयां हुई थी, बातें हुई थी, शायद ये आपको जानकारी में लेने की आवश्यकता है। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार नहीं थी। यह इशू यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन अब तकलीफ यह है कि यदि आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का ये अपना एजेंडा हो सकता है, मुस्लिम लीग का अलग होता है, जो हमारे मुस्लिम संगठन है उनके एजेंडे अलग होते हैं। यह पहली बार ऐसा नहीं है। उसको सियासत से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को बदनाम करने का प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि सियासती रूप से नहीं करने की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर में आपको शायद याद होगा कि आज यदि किसी ने यह कहा है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, एक भावना हो सकती है, सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद है जहां पर था, लेकिन वहां पर यदि आजम जी कहते हैं तो उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस इशू पर हम सब लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। हम भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए हम यदि कोई इस तरह की बातें करे तो हम उसमें क्यों शामिल होने लगते हैं? लेकिन संजय जी, जब इस तरह के इश्यूज को हवा दी जाती है तो कहा जाता है कि एक खास पार्टी
इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, पोलराइज करने के लिए इस तरह के इश्यूज को हवा देती है? आखिर इस तरह के इल्जाम क्यों लगते हैं ये तो मैं हमेशा? कह रहा हूं ना, ये तो मैं कह रहा हूं जी। ये तो मैं कह रहा हूं सियासत करने वाली कोई पार्टी का कोई नेता हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है। आज मैं निश्चित रूप से जो विपक्ष रहता है, जो दूसरे लोग जो रहते हैं विपक्षी रहते हैं, ये एक बदनाम करने का प्रयास कि हम सियासत में चुनाव के अंदर में वोट बैंक को निर्धारित करने के लिए हम उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। जहां तक मेरा मानना है, मैं राजनीतिक रूप से जितना सोचता हूं कि ये पोलराइजेशन की बात अभी यहां पर आई थी कि पोलराइज करके इसका लाभ लेने की कोशिश की जाती है। पोलराइज उन लोगों को किया जाता है जहां पर माइनॉरिटीज रहती है, उनको हम किस तरीके से पोलराइज करके हम चुनाव में लाभ ले सके वहां पर होती है, बाकी लोगों के साथ में नहीं होती है। इसलिए नहीं, कहा जा रहा है आप लोग 2017 की तैयारी कर रहे हैं यूपी के लिए, इस वजह से यूपी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। देखिए 2017 की जहां तक बात है, निश्चित रूप से उसकी तैयारी कोई भी राजनीतिक दल करता है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी इस देश के अंदर में, ये देश जो लोकतंत्र के आधार पर चल रहा है, यहां पर हमारे मुस्लिम भाई जिनकी बातों को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, मैं आपके एजेंडे की बात को स्वीकार करता हूं कि यदि किसी की गिरफ्तारी होती है, कोई इनोसेंट व्यक्ति, उसके खिलाफ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और कोई अधिकारी यदि गलत तरीके से काम करता तो उसके खिलाफ में भी कानून बनना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। लेकिन आप इसको जोड़ के कि 2017 की हम तैयारी कर रहे हैं, हम अयोध्या के मुद्दे को सामने कर लाभ लेना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इस 2014 में जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कोई एजेंडे की बात नहीं थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस किया है शायद आपको बहुत बेहतर तरीके से इसकी जानकारी होगी। और यदि हमको लाभ मिलता, अब बिहार के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, हम लगातार वहां पर सरकारें बनाते प्रदेश के अंदर। संजय जी, अब बिहार के परफॉर्मेंस की बात हो रही है जी। नहीं, देखिए बिहार क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, या हम हरियाणा जीते या हम महाराष्ट्र जीते, या कांग्रेस इतनी यदि ईमानदारी के साथ में काम कर रही थी 50 सालों तक, तो कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की बातचीत आई है कि अगले चुनाव की तैयारी, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ में काम करता है, तैयारी के साथ में काम, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन यह आरोप लगाना कि हम अयोध्या के मंदिर को या बाबरी मस्जिद वाले विषय को उठाकर हम इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, यह बिल्कुल कतई है। मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का अपना एजेंडा हो सकता है, उन्होंने क्या बात कही उनका हो सकता है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच में और माइनॉरिटी के बीच में भ्रम फैलाकर इसका लाभ कांग्रेस लेना चाहती है, यह मेरा सीधा सा आरोप आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। शरफुद्दीन साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि बाबरी मस्जिद का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बाद जब तब खबरें आती रहती हैं कि वहां पर शिला पूजन हो रही है या फिर पत्थर तलाशे जा रहे हैं, इस तरह के पूरे मामले को कैसे देखते हैं शरफुद्दीन साहब? मामला अदालत में है, लेकिन उस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। इस पे एक एजेंडा है, ये देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है जी। पॉलिटिकल इशू इस तरह से है कि इस पे जो संजय साहब कह रहे हैं वो ज़रा इस बात पर गौर करें कि इस पे रथ यात्रा बीएसपी ने नहीं निकाली है, इस पे बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली, जिसके अडवाणी साहब की जो रथ यात्रा थी, और उन्होंने बाद में कहा भी कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये रिलीजियस इशू नहीं है, और उसी रथ यात्रा की बुनियाद पर उन्हें इलेक्शन में तमाम कामयाबी भी मिली है। तो ये पॉलिटिकल इशू है और ये बीजेपी का भी इशू है। लेकिन बीजेपी को ये जब लगता है कि हमें बीएचपी को इस्तेमाल करना है और इसको गर्म करना है इस मुद्दे को, तब आज वो परेशान हैं, क्योंकि वो दिल्ली में हारे हैं, उनका हाल ख़राब हुआ है बिहार में, तो अब उनको कोई दूसरा ये तुरुप का पत्ता है। जब वो देखते हैं कि इस दूसरे काम, विकास का मुद्दा, सारे मुद्दे नाकाम हो रहे हैं, तब फिर उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, और इस मुद्दे को उठा के वो दो तरह से फ़ायदा लेना चाहते हैं। एक तो ये कि इस तरह से लोग अब तक मुल्क में ये समझ रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि राम के साथ। जो मंदिर बनाने के लिए उनकी कोई सिंसेरिटी नहीं थी, ये बात हम नहीं कहते हैं, ये तो स्वरूपानंद जी स्वामी जो शंकराचार्य हैं वो भी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आज जिस तरह का मुल्क में माहौल है पॉलिटिकल, उसमें बीजेपी की साख बहुत गिर रही है, तो फिर वो कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर सामने लाए हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अभी ये मसला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो पत्थर बनाने की और पत्थर वहां पहुंचाने की और उस तरह की कोई कार्रवाइयां दिखाने की बात है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो नोटिस लेगी अगर कोई ये खिलाफ वर्जी करेंगे और जो आर्डर है उसके खिलाफ जाएंगे। तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, हवा को गर्म रखने के लिए है, और वोट से घबरा गए हैं जो बिहार में वोट पड़ा है। और दूसरी बात, जो अब सूबे आने वाले हैं उन सूबों में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए कम्युनल डिवाइड भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ये बीजेपी का एक हथियार है। बिल्कुल। इसलिए संजय जी, बहुत
बहुत संक्षेप में आपसे इसका जवाब चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपने ही पूरी भविष्यवाणी यहां पर कर दी कि क्या होने वाला है, बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है, बीजेपी किस स्थिति में जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर होता कि आप कांग्रेस की स्थिति को, जिसने कि अपना पूरा कार्यकाल 50-60 सालों का कर चुका है, उस पर यदि गौर करते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे प्रसन्नता होती कि कांग्रेस की स्थिति क्यों बनी है। यदि आप एक तरफ मानते हैं ये दोहरा मापदंड, आप क्यों कहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह के वक्तव्य देकर आप लोग यदि वक्तव्य देंगे तो निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में पैदा होगी। आज यदि सुप्रीम कोर्ट की आप एक तरफ बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, जो कहते हैं बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये अडवाणी का पॉलिटिकल एजेंडा था। तो फिर आपकी टिप्पणी क्यों है? और जहां तक सुनिए आज वो बीजेपी नहीं रही है। आज बीजेपी में लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग। मुझे तो बेहतर लगता है यदि आप कश्मीर की चिंता करते, यदि आज कश्मीर में आतंकवादी लोग पकड़ाते हैं, दुनिया प्रकार की बातें, अभी बात बाबरी मस्जिद की हो रही है, अभी बात बीजेपी की हो रही है, अभी कश्मीर की बात नहीं हो रही है। वहां पर हमारे जो युवा लोग हैं, वहां पर आतंकवाद, वहां पर अलकायदा, वहां पर मुजाहिद के साथ में लोग क्यों जुड़ रहे हैं? एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि एक नसीर अहमद, जो कि पंडित जम्मू कश्मीर का एक कांस्टेबल हुआ करता था, ये बात भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत की है। तारीफ करता है। देखिए, वो खुले तौर पर जाकर आतंकवादी, मेरी बात सुन लीजिए, आतंकवादी संगठन के 68 फरमान के बावजूद जाकर वोटिंग करता है। वो तीसरे दिन जाकर आतंकवादी संगठन के माध्यम से गायब हो जाता है। ये कौन सी स्थिति बनी है कश्मीर के अंदर में? आप केवल अयोध्या में राम मंदिर को उठाकर आप पोलराइज मुस्लिम वोटों को नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय समझदार है, इस देश का राष्ट्रभक्त नागरिक है, राष्ट्रभक्त नागरिक है। कांग्रेस ने केवल हिंदुओं का खिलाफ में करके वोट बैंक स्थापित करके इस देश के अंदर में राज किया है। और आज हमारे यहाँ का जो मुस्लिम है वो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, वो समझ चुका है कांग्रेस की स्थिति को, समझ चुका है कांग्रेस हम सब लोग ठीक है संजय जी, इलियास मोहम्मद साहब, तो आप जैसे लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह की कम से कम बिल्कुल ठीक है संजय जी, आपके पास आएंगे संजय जी, आपके पास आएंगे। इलियास मोहम्मद साहब, एक तरफ मुल्क में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ मुल्क के मौजूदा हालात कैसे देखते हैं आप ये नारा कि सबका साथ सबका विकास? यह सबका साथ सबका विकास और जो तरक्की का मुद्दा लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो आए थे, बिल्कुल झूठ है। आज इंडिया के अंदर देखिए हर जगह में भी एक डिवीजन का एक पॉलिटिक्स चल रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है। लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं गया है, ट्रस्ट नहीं है। हर जगह में भी लिंचिंग, असॉल्टिंग, बर्निंग और अत्याचार का मामला हर जगह में भी जारी है। और बीजेपी के जो मंत्री लोग ने ऐसे एक स्टेटमेंट देते हैं, वो एक मंत्री होने के लिए, एक एमपी होने के लिए नालायक लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। और इतना बड़ा लिंचिंग इंसिडेंट हुआ, टोटल इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके बारे में कंडेम किया है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कोई एक अल्फाज नहीं खोला है। तो इस तरह का माहौल इंडिया के अंदर है। ये हमारे देश को बहुत खतरा है, हर तरक्की के रास्ते में नहीं चल रहा है। ये बहुत डेंजर है हमारे देश के लिए। तो ये रोकने का हर कोशिश हम लोग करना चाहिए। आपकी दिख रही है शरफुद्दीन साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर एक तरफ सबको साथ और सबके विकास की बात की जाती है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आपसी भाईचारे मुस्लिम एकता में शगाफ डालने की कोशिश करते हैं, और वो लोग खुलेआम भी टहल रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई नहीं होती। कैसे देखते हैं आप? वो एक कुत्तों का एक मिसाल उन्होंने दिया है। इस तरह का मंत्री जी हमारे लोग, हमारे देश के अंदर आया है, कितना बड़ा बदनसीब बात है। राष्ट्रभक्त मुस्लिम की बात करिए, तथाकथित कांग्रेस और बीजेपी, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस मुल्क में। संजय जी आपके पास आएंगे, जरा शरफुद्दीन साहब को सुन लेते हैं। संजय जी आएंगे बिल्कुल संजय जी, देखिए आएंगे। देखिए जी शरफुद्दीन साहब, कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां एक सी हैं, प्रोग्राम अलग अलग हैं, लेकिन कम्युनलिज्म पे दोनों की अपनी अपनी एक तरीका है, जिसके वजह से वो बांटो और राज करो की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं जी। जहां तक सबका साथ सबके विकास की बात है, तो इस पे जो सबका साथ सबका विकास हो रहा होता तो इतने सारे राइटर्स ने, एक्टर्स ने, जिम्मेदार लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस नहीं किए होते। अब फिर सबको तो छोड़िए, रॉबर्ट जो जूलियो हैं
जो जूलियो साहब जो इतने बड़े पुलिस अफसर रहे हैं, उनकी क्या राय है ये इस पे, और तरह तरह के मुल्क के लोगों की क्या राय है, और मुल्क दुनिया की क्या राय है। अभी आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है, और इस बात का जवाब नहीं आ पा रहा है उनके पास बिल्कुल, से। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल शरफुद्दीन साहब आपके पास आएंगे। मैं आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से भी आप जुड़े हुए हैं। जफर साहब, आपका ईटीवी में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मुल्क के मौजूदा हालात, एक तरह से बेचैनी के ऐसे हालात बने हुए हैं, और इस बीच में बाबरी मस्जिद का जो तनाजा है उसको फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। जफर याब साहब, क्या जिम्मेदारी बनती है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की इन हालात में? देखिए, हम तो यही कोशिश करते हैं कि इस तरीके की कोई जो प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और इसमें मकसद ही होता है कि उससे माहौल को ख़राब किया जाए। जो इस वक्त पुरअमन माहौल उत्तर प्रदेश का है उसको बिगाड़ना और लोगों के जज्बात को उभारना, यही मकसद है इन चीज़ों का। और जो बयान दिए गए हैं उससे लोगों में एहसास पैदा होता है जैसे कुछ होने जा रहा है, मंदिर बनने जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो लोग सब जानते हैं कि वो एक ईंट वहाँ नहीं रख सकते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार समाजवादी पार्टी की है, जिसने 90 से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कुछ करने दिया हो। लेकिन फिर भी बयान ये दिया जा रहा है महान जी की तरफ से कि अब चूँकि मंदिर बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा जी, इससे माहौल को ख़राब करना ही मकसद है। हमें सिर्फ, हम तमाम सेकुलर पार्टियों से भी यही अपील करते हैं और मुसलमानों से भी यही अपील करते हैं कि इससे कतई मुस्तैल न हो, इसका कोई जवाब इस तरह का न दे जैसा वो लोग कह रहे हैं जी। ये कुछ कर नहीं पाएंगे जी, ये सिर्फ जी। माहौल को बिगाड़ने के लिए जफर ये साहब, सब वक्त कर रहे हैं। बहुत कम है। ये हरकतें ये आखिर शराब क्यों की जाती हैं? बार बार इस तरह की हरकत क्यों की जाती है, और इस तरह के इश्यूज को हवा क्यों दी जाती है? क्या बड़ी वजह क्या लगती है जफर साहब? सियासी, देखिए, सियासी फायदा उठाने के लिए की जाती है। क्योंकि 2017 में यूपी का इलेक्शन आ रहा है जी, इससे पहले बंगाल का और वहां पर इलेक्शन है, आसाम है उसके जी, लिए फिजा मगरबी मार बंगाल है करने जी की एक एफर्ट है। जी ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश। जी जी जफर साहब, हमारे साथ संजय साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से। उन्होंने कहा ये कि सियासी सियासत फायदा से इस इशू का कोई लेना देना नहीं है। संजय साहब, जफर याब जिलानी को आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा, और इससे पहले शरफुद्दीन साहब ने भी कहा कि बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है इस इशू का। नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऐसे इश्यूज राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत सारे होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूंगा कि कल जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, कोर्ट के अंदर में प्रकरण है, लेकिन पूरे देश के अंदर में माहौल बनाया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने देखा। मुझे प्रसन्नता होती कि आज की चर्चा में वही आजम खान जो मंत्री हैं, जिन्होंने आज से 15 दिन पहले कहा कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। यूएन में बातचीत हुई कि उनको इंटरप्रेट करना चाहिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच के बारे में उनको बीच में आनी चाहिए। ये किस अधिकार के क्षेत्र में कहते हैं? शायद इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? आप एक तरफा निर्णय चाहते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं कि जो कोर्ट मामला न्यायालय के लंबित है, सरकार भी उसी बात को मानती है, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वही अंतिम होगा, इस बात को हम कहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि इस तरह की बातचीत आती है, पक्ष दोनों संतुलन बना के काम करें। लेकिन संजय जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज अयोध्या में किया गया, इससे क्या जो समाजी ताना बाना उस पर असर नहीं पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम किस तरह से मुल्क में रहते थे उस पर असर नहीं पड़ेगा? एकता पर, इत्तेहाद पर, भाईचारे पर, जिस तरह से आज किया गया है। थोड़े बहुत माहौल यदि बनते हैं, बनाते हैं, राजनीति है, सियासत है, थोड़ा बहुत होता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन ये कहना कि बीजेपी ही इस तरह का काम करती है, बीजेपी इसके लिए दोषी है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हम अपने दम पर, अपने काम के आधार पर इस देश के अंदर में सरकार बनाए हैं और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। जफर याब जिलानी साहब, मुल्क का जो आपसी भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, क्या उसे तोड़ने की ही कोशिश हो रही है? जाहिर है उसी को तोड़ने का। तो सूबे में अगर कोई समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बात का हो सकता है, और सेकुलर पार्टियों की भी होता है, कांग्रेस को भी हुआ है, कि जब ये पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन ना हो तो यकीनन फिर अपने अपने काम पर लोगों को वोट मिलेगा। और बीजेपी वाले अगर अपने काम पर वोट लें तो कोई एतराज़ की बात नहीं है। अगर मोदी जी की परफॉर्मेंस नज़र आएगी 2017 में, उस पर कोई लोग वोट देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें कम से कम सूबे में जो पुरअमन माहौल है इस वक्त,
ये कायम रहना चाहिए। बिल्कुल इसलिए इसके लिए कोई बयान बिल्कुल ऐसा जाहिर नहीं सी आना बात है, चाहिए। वक्त हमारे पास इससे बयान आ बहुत रहे कम हैं। है। जाहिर सी इस बात है बल्कि कि अगर आप वादा कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास का, तो सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत इसी बात की है कि मुल्क के समाजी ताने बाने को जोड़ कर रखा जाए, इसे बांध कर रखा जाए, और इसके लिए जरूरत है कि इस तरह के इश्यूज पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।